हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को इस स्टेटमेंट को लेकर कन्फ्यूज़न रहती है और आज हम उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इन्हें हम इन डिटेल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यहाँ हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स अपने घर को बेचना चाहता है। वो वाई के सामने एक ऑफर रख रहा है कि वो अपने घर को 5 लाख रुपीज़ में सेल करना चाहता है। वाई यहाँ पर एक्सेप्टेंस देते हुए बोलता है कि यस, वो उस घर को खरीदना चाहता है। तो एक्स ने दिया है ऑफर और वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? प्रॉमिस बनते हैं। ठीक है। और अब प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो ये कंसिडरेशन क्या है? यहाँ एक्स क्या कर रहा है? अपना घर दे रहा है और उसके बदले में पैसे ले रहा है। तो वाई क्या कर रहा है? पैसे दे रहा है और घर ले रहा है। तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न है, मतलब कुछ दिया जा रहा है तो कुछ लिया भी जा रहा है। तो यहाँ जो पैसे और घर है वो क्या है? कंसिडरेशन है। तो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो बनता है एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी होना जरूरी है, मतलब उसे लॉ से इन्फोर्स करवाया जा सके। मतलब यहाँ पर एक्स या वाई में से कोई एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर देती है तो सेकंड पार्टी उसके अंगेंस्ट कोर्ट में जाकर केस कर सकती है, तभी बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट क्या बोलता है? व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विद रिक्विजिट कंसिडरेशन इट इज एन एग्रीमेंट। मतलब आपके पास कंसिडरेशन होगा और उस कंसिडरेशन के साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होगी, तभी आपका एग्रीमेंट क्रिएट होगा। और जब आप उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा पाएंगे लॉ से, तब वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि हमने देखा, एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट होना जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर यहाँ पर कोई ऑफर ही नहीं देगा तो सेकंड पर्सन अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है। ठीक है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। और एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सके तभी वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? डिफाइंड इन सेक्शन 2E, मतलब आपका एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2E में। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2H में। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट डज नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक है मिस्टर एक्स, वो अपनी वाइफ को ऑफर दे रहे हैं कि क्या वो नेकलेस को लेगी। तो उसकी वाइफ बोलती कि यस, उसे नेकलेस चाहिए, वो लेना चाहेगी नेकलेस। तो यहाँ पर वाइफ ने एक्सेप्टेंस भी दे दी है और एक्स ने ऑफर भी किया है। तो क्या यहाँ पर कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है? ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट जरूर हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं है। और जब लीगल रिलेशनशिप आ जाता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने। अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता ही हमारे एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी से है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इट्स स्कोप इज वाइड, मतलब जो हमारा एग्रीमेंट है उसका स्कोप कैसा होता है? वाइड होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप कैसा होता है? नैरो। क्योंकि जो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट तो हम सोशली, डोमेस्टिकली,
पॉलिटिकली बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट तो डेली रूटीन में चलते ही रहते हैं, कभी भी हम किसी से एग्रीमेंट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। तो जहाँ पर आपका लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट का वाइडर कंसेप्ट है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट का है नैरो कंसेप्ट, क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन आता है, इन्फोर्सेबिलिटी आती है। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।